फिल्म उकसावे की राजनीति को बढ़ावा देती है। इतना सारा जेनोसाइड हुआ वहाँ पर, जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, 5-10 आदमी मर जा रहा है, उसकी न्यूज़ भी नहीं बन रही है। तो इसके पीछे कौन-सी फ़िल्म है? वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर असेंबली में नहीं घुसने दिया जाता है गवर्नर को, जहाँ पर सीबीआई को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये हमारी फ़िल्म की वजह से है क्या? यानी सेक्युलरिज़्म आपका मानना है कि सेक्युलरिज़्म गलत है, गलत है। धर्मनिरपेक्ष। हाँ, मैं कभी नहीं, सेकुलरिज़्म जैसी कोई चीज़ है नहीं। हुँ, सेकुलर चीज़ है ही नहीं, ये तो एक अफ़ीम है जो लोगों को सुंघा दी गई है। तो मतलब ये कैसे संविधान में अगर सेक्युलरिज़्म है तो गलत है। मैं एक्चुअल में क्या है, सेकुलरिज़्म जैसी कोई चीज़ एक है ही नहीं। तो आपको भी लगता है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में आज भी हिंदू खतरे में है? बिल्कुल है खतरे में। हुँ। खतरे में बढ़ता चला जा रहा है, बिल्कुल खतरे में, इसमें कोई शक ही नहीं है। पीएम मोदी को किस तरह से देखते हैं आप? राष्ट्र नेता हैं और वो महानायक हैं, मैं तो ये मानता हूँ। और वैसा राजनेता बहुत कम ऐसे बिरले लोग धरती पर पैदा होते हैं। कार्रवाई इसलिए बताया ना क्योंकि हमारे यहाँ का जो कानून बहुत सरल है, लचर है और स्ट्रॉन्ग कानून, बुलडोज़र चलना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। बुलडोज़र वाला कानून होना चाहिए हमारे यहाँ। कि जिस पे चलो चढ़ा दो बुलडोज़र। नहीं, कम से कम डर तो रहे लोगों में, एक दहशत तो रहे कि हाँ भाई गलत करूँगा तो हमारा नुकसान होगा। आरक्षण को लेके क्या सोच है आपकी? आरक्षण गलत है, आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण नहीं होना नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्यों? ज़रूरत के आधार पे होना चाहिए। ये जाति जाति में थोड़े ना होता है कि ये जाति है तो यही भूखी है। भूख तो सबको लगती है। आरक्षण आरक्षण कोड है सर, इस पूरे विश्व के लिए। अगर आरक्षण कुछ होता है तो मैं उसको आरक्षण जाति के आधार पर नहीं दिया गया है। हाँ, तो अच्छी बात है। राजनीति पर फिल्में और फिल्मों पर राजनीति, भारत में इसका एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी फिल्में बन जाती हैं जो विवादों के घेरे में आ जाती हैं। कश्मीर फाइल्स और द केरल फाइल्स ने आपने देखी। इसके बाद एक और मूवी आई है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। उसको लेकर भी एक तरह से अलग-अलग परसेप्शन बनाए जा रहे हैं। उसके डायरेक्टर और लेखक सनोज मिश्रा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस फ़िल्म में क्या है। तो सनोज जी, बहुत-बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में आपका। धन्यवाद। फ़िल्म अब आपकी 30 अगस्त को रिलीज़ हो गई है। जी। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? फ़िल्म को जो हम लोगों ने सोचा था जिस तरह से, या जिस तरह कभी इस तरह की फ़िल्में आई थी, लोग बोलते थे कि ख़ास तरह की फ़िल्म है, ख़ास तरह की फ़िल्म है। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम उस फ़िल्म को, अपने जो लोगों की एक मेंटालिटी बनी है उस जॉनर से बाहर निकाल ले जाएँ। लेकिन हमारे पास उतना कुछ संसाधन नहीं था, चीज़ें नहीं थी और फ़िल्म अपनी स्लो स्पीड से बढ़ी। लेकिन पब्लिक का, ऑडियंस का जो रिव्यू आ रहा है, पब्लिक जो देख कर के फ़िल्म बाहर निकल रही है, उसकी वजह से लगातार हम जस्ट हर दिन 20% इंक्रीज़ कर रहे हैं। और संडे आते-आते हमारी फ़िल्म ने ज़ोर पकड़ लिया और आज की तारीख में जितने सेंटर हमने पहले लगाए थे, जस्ट उसके डबल हो गए हैं। जी। अच्छा, टीएमसी का आरोप है जैसे द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जी, इस मूवी से ही एक झलकता है कि वेस्ट बंगाल के बारे में बात की गई है। बिल्कुल। और वेस्ट बंगाल में हम आगे जानेंगे कि इस फिल्म में क्या है, किस प्रकार का रोल है। लेकिन इससे पहले हम टीएमसी के बारे में, टीएमसी ने जो आरोप लगाए हैं कि ये फिल्म उकसावे की राजनीति को बढ़ावा देती है। जी, टीएमसी कह रही है बंगाल में। जी। अच्छा, मान लीजिए अभी हमारी फ़िल्म 30 अगस्त को रिलीज़ हुई है, उकसावे की राजनीति के लिए। और इसके पहले से जो होता चला आ रहा है वेस्ट बंगाल में, वो किसने किया? वो कौन-सी फ़िल्म ने किया? जो वहाँ पर उकसावे की, इतने सारे जो बाहर से विदेशी लोग आके वहाँ बस गए। इतना सारा जेनोसाइड हुआ वहाँ पर, जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, 5-10 आदमी मर जा रहा है, उसकी न्यूज़ भी नहीं बन रही है। तो इसके पीछे कौन-सी फ़िल्म है? अगर टीएमसी इस आरोप को लगा रही है तो पहले उसको अपने यहाँ गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए कि आज पूरे देश में जो हालात ख़ासतौर पे वेस्ट बंगाल के हैं, वो कहीं के भी नहीं हैं। आप इलेक्शन में को उठा के देख लीजिए, छोटा-मोटा भी कोई इलेक्शन होता है तो सबसे पहले हत्याएँ और कत्लेआम वहाँ पे शुरू हो जाता है। इसके पीछे हमारी फ़िल्म है क्या? अगर इस तरह के ब्लेम जो लगाए जा रहे हैं कि हमारी फ़िल्म की वज़ह से चीज़ें हो रही, हमारी फ़िल्म तो आ रही है लोगों को आईना दिखाने के लिए, एक समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा मैसेज लेकर आ रही है, ताकि लोग जागरूक हों और ऐसे लोगों से बचें जो खाली अपनी तानाशाही चलाने के लिए या देश को एक अलग मोड में ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिकॉज़ ऑफ वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर असेंबली में नहीं घुसने दिया जाता है गवर्नर को, जहाँ पर सीबीआई को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये हमारी फ़िल्म की वजह से है क्या? अगर फ़िल्म को बोल रहे हैं लोग कि ये वैमनस्यता फैलाने के लिए है या इस तरह से है, तो ये जो हो रहा है वेस्ट बंगाल में, ये किसकी वजह से हो रहा है? और सरकार किसकी है वहाँ पर? अगर आप इतने साल से वहाँ पर राज कर रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं अभी तक इन चीज़ों को सँभाला या देखा? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आईना हम वहाँ पर दिखा रहे हैं, वो आईना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी शक्लें, जिस पे लाखों खून के छींटे लगे हुए हैं, वो चेहरे उनको अपने शक्ल देखना नहीं चाहते लोग। लिहाज़ा इस तरह की बेहूदी वाली बातें कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं। फ़िल्म जो पूरी हमने जहाँ तक देखी उस पे पूरा एक है कि फरवरी 2013 में एक नरसंहार होता है, जिसे आपने दिखाया है फ़िल्म में।
उसी गांव है जहां आपने बताया है कि हाँ कि 200 हिंदुओं को के घरों को जला दी जाती है एक भीड़ द्वारा। यहाँ से कहानी बढ़ती है। हाँ। लेकिन हमने जब एक ट्रेलर देखा तो उसमें आपने एक चीज़ दिया है कि अगर जहाँ भी मुस्लिम मेजॉरिटी में आते हैं वहाँ अपना शरिया कानून लेके आएंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि हमने कहा नहीं है, ये आप पूरा प्रैक्टिकल देख लीजिए। आप 45-47 के आसपास की बात है, 1947। उस वक्त हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5-6 कंट्री हुआ करती थी मुस्लिम की, आज 56 हो गई हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि शरिया कानून कहाँ तक बढ़ता चला जा रहा है और कहाँ जा रहा है। आप इसी समय देख लीजिए, आपके देश में 3 बँटवारे हुए, हमें बोला गया कि 2 हिस्से हुए, भारत और पाकिस्तान, लेकिन एक्चुअल में 3 हिस्से हुए। ये जो 2-2 करके बताया जाता था, वो वामपंथी थे, बताते थे कि 2 हिस्से हुए, जबकि तीसरा बांग्लादेश फिर कहाँ से आ गया? एक पाकिस्तान पंजाब में और बांग्लादेश कहाँ बन गया वो? तो एक्चुअल में भारत के 3 हिस्से हुए, जो उस वक्त की जनरेशन को नहीं पता था। हम भी छोटे थे, हम भी 2 ही हिस्से पढ़ते रहे। जब थोड़ा बड़े हुए, समझे, थोड़ा राष्ट्रवाद की तरफ आए, तो हमें लगा कि नहीं, 3 हिस्से हुए थे। अब वही लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कि मतलब ये सॉरी, मैं भूल गया आपका सवाल जो आपने मुझसे पूछा था। पूछा था कि शरिया कानून जहाँ भी मेजॉरिटी। हाँ, तो शरिया कानून की जहाँ तक बात आती है, तो आप देख लो पाकिस्तान में क्या है, शरिया कानून नहीं है। अभी बांग्लादेश में क्या है, अफ़गानिस्तान में क्या है, आप चारों तरफ से तो घिरे हुए हैं। और तो और जाने दे, बंगाल की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, मुर्शिदाबाद एक ऐसा ज़िला है जो बॉर्डर से लगा हुआ है। वहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर पूरी कम्युनिटी मुस्लिम की है, वहाँ पर उन्होंने शरिया कानून अपने यहाँ लागू कर दिया। अपने देश की बात, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, और मैंने अपनी फ़िल्म में इसका ज़िक्र भी किया है। तो ये बात आपको पूरी तरह से ये इंडिकेट करती है कि जो भी कहा गया है फ़िल्म में, उसमें 1% भी कोई असत्य बात नहीं है। इसमें एक आपके फिल्म में निर्माता है वसीम रिजवी, जो इस समय जितेंद्र नारायण बने हुए हैं। उनको सब जानते हैं कि एक एजेंडा के तहत वो चलते हैं। उसको लेके भी एक आरोप लग रहे हैं कि जिस प्रकार से आई एक एजेंडा, फिल्म अपने एजेंडे को आगे बढ़ाती है। कई क्रिटिक्स हमने देखा है कि क्रिटिक्स लिख रहे हैं कि एक बरसाती मेढक की तरह ये निर्माता और लेखक हैं जो आते नहीं, हैं। देखिए, एक्चुअल में इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उनके बारे में जो भी चीज़ें मार्केट में हैं, जो भी हैं, लोगों को ये पता नहीं कि इस फ़िल्म में जुड़े हुए बहुत सारे निर्माता हैं। जैसे कि हमारे छत्रपाल सूर्यवंशी जी मेन है, जो इन्होंने बहुत सारा उसमें फंडिंग किया है। फ़िल्म बनाने में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसे लगाने वाले संजय कुमार जी हैं, अर्जुन सिंह जी हैं, और उसके साथ-साथ कई सारी ऐसी टीम है जो पिछले 1 डेढ़ 2 सालों में सबसे पैसा कलेक्ट करके, इकट्ठा करके चीज़ों को, और वसीम जी ने उसको मैनेज किया सब चीज़ों को। मैनेजमेंट करने के बावजूद आप सोचिए कि अगर उनकी अपनी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, वो अपना कुछ उनका विचारधारा हो, क्या थॉट प्रोसेस है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो पता नहीं। लेकिन मैं एज़ ए राइटर, एज़ ए डायरेक्टर, मैंने काम किया है इस फ़िल्म के लिए, मेरा अपना खुद का रिसर्च रहा है और मेरी अपनी चीज़ें रही हैं। उसमें किसी एजेंडे का या किसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहा है। अब जहाँ तक बात आती है प्रोपेगेंडा की, तो प्रोपेगेंडा, अगर सच बोलना प्रोपेगेंडा है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, मैंने प्रोपेगेंडा फ़िल्म बनाई है और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा बनाऊँगा, क्योंकि मुझे सच बोलना है, और सच बोलना एक लोकतांत्रिक देश में एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने वही किया। अगर जो वामपंथी हैं, जो सेकुलर, जिनकी बीमारी है, जिनको सेकुलरिज़्म की बीमारी चढ़ी हुई है, अगर उनको लगता है प्रोपेगेंडा मैंने किया है, तो हाँ, मैंने किया। यानी सेकुलरिज्म, आपका मानना है कि सेकुलरिज्म गलत है, गलत है। धर्मनिरपेक्ष। हाँ, मैं कभी नहीं, सेकुलरिज़्म जैसी कोई चीज़ है नहीं। हम्म। सेकुलर चीज़ है ही नहीं, ये तो एक अफ़ीम है जो लोगों को सुंघा दी गई है। तो मतलब ये संविधान में अगर सेकुलरिज्म है तो गलत। मैं एक्चुअल में क्या है, सेकुलरिज़्म जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप पारसी हैं तो सेकुलर कैसे हो सकते हैं? अगर आप हिंदू हैं तो सेकुलर, आप अपना धर्म मान रहे हैं ना। सेकुलर क्या मतलब? कोई धर्म ही ना माने, इसका मतलब वो सेकुलर हो गया? हमारा कहने का मतलब जी। है धर्मनिरपेक्ष ये होता है सेकुलरिज्म, कि हम जी। अपना धर्म मानते हुए दूसरे के धर्म की स्वतंत्रता को ध्यान रखें। हाँ, तो कौन रखता है आप बताइए? हिंदुओं के अलावा कोई रखता है क्या? कोई नहीं रखता। मुझे तो नहीं लगता आज तक किसी ने रखा हो। अगर ऐसा होता तो जो पथराव हो रहे हैं और जो ये अमरनाथ यात्रा पे इतनी सारी फ़ोर्स लगाई जाती है, वो किस लिए लगाई जाती है? अगर दूसरे के धर्म की, हम सेकुलरिज़्म की जहाँ पर बात करते हैं, तो इन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए ना फिर, कि इतना क्यों होता है? वैष्णो देवी में इतनी क्यों सुरक्षा लगाई हुई है और वही हज यात्रा पे नहीं होता है? हज यात्री आराम से जा रहे हैं, इसका मतलब सेकुलर कौन है? आप अंदाज़ा लगा लीजिए इससे। और पिछले आप 200-400 साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि एक बड़ा जो सनातन का एक बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा एक जनसंख्या थी, कैसे धीरे-धीरे कम होती चली जा रही है। अगर ये सेकुलर है, अगर चीज़ें सब एक दूसरे का सम्मान ही करते हैं, तो ये कन्वर्जन क्यों होता है? ये धार्मिक जो एक दूसरे को धर्म में मिलाने की बात क्यों होती है? क्रिश्चियन क्यों बनाया जाता है? क्यों जादू और झूठ बताकर लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाता है? ये हमें बताइए। अगर दूसरे का सम्मान ही करना तो सम्मान कीजिए, खाली हिंदू ही सम्मान क्यों करेगा?
मैं इस सवाल जनता से पूछता हूँ। और आपको भी लगता है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में आज भी हिंदू खतरे में है? बिल्कुल है खतरे में। खतरे में बढ़ता चला जा रहा है, बिल्कुल खतरे में, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हिंदू लोग खुद अपने बारे में ना सोचें कि हाँ, हम, क्योंकि उनके घर के आस-पास तो सब ठीक चल रहा है ना अभी। यही हाल कश्मीर का था पहले, जैसे अभी हाल बंगाल का है। कश्मीर 92 के आस-पास जब मैं बहुत छोटा था, उस वक़्त भी मुझे ये सब चीज़ें सुनने में आती थी कि वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आज की जो पब्लिक है, आज की जो जनता है, आज का जो हमारा समाज है, हिंदू समाज है, उसके जो यूथ है, उसको ये पता ही नहीं। उसको लगता है ये फ़िल्म है, फ़िल्मी कहानी है। कश्मीर फाइल एक फ़िल्मी कहानी थी। कश्मीर फाइल एक फ़िल्मी कहानी नहीं थी। कश्मीर फाइल एक छोटा-सा पन्ना है, उस घटना का, जहाँ पर जिनका खुद का अपना राज होता था और उनको वहाँ से छोड़कर भागना पड़ा, मार डाले गए, काट डाले गए, और इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पर। और यहाँ पर सेकुलर लोग जो होते हैं, वो इस बारे पर, इस मुद्दे पर बोलने से कतराते हैं, बोलते हैं इससे भाईचारा खराब हो जाएगा भैया। भाईचारा खराब होने के डर से इस मुद्दों पर कभी कोई बात नहीं करते। मुद्दा वही उठेगा जिसमें लगेगा कि उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा और एक खास वर्ग का उनको वोट मिलेगा, वहीं पर वो लोग निकल कर आएँगे बाहर और वहीं पर जाएँगे सुप्रीम कोर्ट में, रात में दरवाज़ा खटखटाएँगे। बड़े-बड़े जो दुर्दांत हत्यारे हैं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी हत्याएँ की हैं, सैकड़ों लोगों को मार डाला है, उनके लिए भी रात में जाकर वो लोग क्षमा की भीख माँगते हैं, और वही लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह की फांसी पर कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई। तो आप भी मानते हैं कि भगत सिंह की फांसी गांधी जी रोक सकते थे? ऑफ कोर्स रोक सकते थे, मानना है मेरा, जी, रोक सकते थे। मैं एक सवाल, गांधी जी तो राष्ट्रपिता हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का आज़ादी है मुझे, मैं कुछ पूछ सकता हूँ, सवाल तो कर सकता हूँ जनता से। अगर गांधी जी ने जो, मतलब वो सत्य और अहिंसा अहिंसा का पाठ पढ़ाते, ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, सब पे लागू होता है। अहिंसा का पाठ सिर्फ उन्होंने हिंदुओं को ही क्यों सिखाया? कभी बकरीद पे ये क्यों नहीं बोला कि भाई बकरियाँ मत काटो? अगर आप सच बोलते हो तो वहाँ पर भी आपको बोलना चाहिए था। ये सवाल आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा होगा, ना किसी पॉलिटिशियन ने, ना किसी लीडर ने, कि भाई इस खाली अहिंसा का पाठ हिंदुओं के लिए था क्या? खाली हिंदुओं को कायर बनाना था क्या आपको? आपने कभी क्यों नहीं कहा इतना बड़ा कत्लेआम जो होता है बकरीद पर, लाखों, करोड़ों जानवर काट डाले जाते हैं, क्या गांधी जी उसके बारे में कभी नहीं बोल सकते? क्या हिंदुओं में बलि नहीं चढ़ाई जाती है? हिंदुओं में बलि चढ़ाई जाती है, वो उसका मैं विरोध करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसी बलि चढ़ाई जाए, और बिल्कुल मैं ऐसी चीज़ों के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। और बलि लगभग खत्म हो चुकी है, जहाँ कहीं है भी वो भी मैं बंद करा दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पीएम मोदी को किस तरह से देखते हैं आप? राष्ट्र नेता हैं और वो महानायक हैं, मैं तो ये मानता हूँ। और वैसा राजनेता, बहुत कम ऐसे बिरले लोग धरती पर पैदा होते हैं। एक, पहली बात तो एक आम इंसान, एक छोटा सा इंसान बढ़कर आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी, और जितना साल उन्होंने शासन किया है, उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। और डेवलपमेंट के जो काम हुए हैं पिछले 70-80 सालों में, आप अगर आंखें खोल कर देखेंगे चारों तरफ तो आपको दिखाई देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारे एक देश के प्रधानमंत्री, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी खास विचारधारा से हूँ, मैं तो सिनेमा का आदमी हूँ और ज़िंदगी भर सिनेमा ही बनाऊँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिनेमा बना के मैं इस देश का सबसे बड़ा इंसान हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जो सच है वो बोलना चाहिए। और सच्चाई ये भी है कि जो वर्ग उनसे नफ़रत करता है, वो भी उनकी दी हुई कॉलोनी में रह रहा है, उनका दिया हुआ खाना खा रहा है, उनके दिए हुए पैसों से बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर भी उनसे नफ़रत करता है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ वो एक महानायक है, और ऐसे महानायक बहुत ऐसे रेयर इस धरती पर पैदा होते हैं, वो उनको मैं महामानुष कहना चाहूँगा। वो जब मुख्यमंत्री थे तो गोधरा कांड हुआ था उनके 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 समय में। जी। तो जो अलग विचारधारा रखने वाले हैं, बीजेपी के अलग विचारधारा रखने वाले हैं, उनका कहना ये है कि सनोज मिश्रा से आप पूछिएगा कि जो अब ये कहते हैं कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में ये हकीकत की घटना है, तो क्या वो गोधरा पर ऐसी कोई फिल्म लेके आएंगे? बिल्कुल लेकर आऊँगा। और गोधरा में ये मैं बताना चाहूँगा कि जब एक आंदोलन चल रहा था, एक सच्चा आंदोलन जब चल रहा था, और उस गोधरा कांड में जिस तरह से ट्रेन को रोक करके, और छोटे-छोटे बच्चे, इसमें 5 साल, एक दूध पिलाती हुई महिला जो जलकर उसमें राख हो गई, कितने लोग, सैकड़ों लोगों को जो जलाकर मार दिया गया सबसे पहले, वो क्या था? वो कौन-सी चीज़ थी? वो कौन-सा पागलपन था? वो कौन-सी किताब थी जिसमें क्या क्या पढ़कर लोग आए थे, जो इतना बड़ा उन्होंने जघन्य अपराध किया? उन निर्दोषों के साथ जिनका कोई मतलब नहीं था, किसी चीज़ से उनका कोई लेना-देना नहीं था। आखिर ये कौन-सी आइडियोलॉजी है? हमें तो बोलना पड़ेगा इस बारे में, और निडर होकर बोलना पड़ेगा। ऐसी आइडियोलॉजी जो कत्लेआम, गार्द मचाना चाहती है, तबाह कर देना चाहती है, जिंदा जला देना चाहती है, खून पी लेना चाहती है, ऐसी चीज़ों के खिलाफ मैं ज़रूर बोलूँगा। और गोधरा कांड पर भी, अगर एक तो फ़िल्म बन चुकी है उस पर, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी तरीके से, जो मेरा अपना तरीका है, मैं उस तरीके से भी फ़िल्म बनाऊँगा। और गोधरा कांड के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी आगामी फ़िल्म का नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट वेस्ट बंगाल के बाद द डायरी ऑफ मणिपुर।
क्योंकि लोग हमसे सवाल पूछते हैं ना कि मणिपुर पे भी कुछ करिए, आ रहा हूँ ना मणिपुर पे, इसके बाद अगली फिल्म मेरी द डायरी ऑफ मणिपुर है। अच्छा, आप रहने वाले बक्सर से हैं, बिहार से। हाँ जी। आप वेस्ट द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पे मूवी बना रहे हैं। आपके विचार कैसे आया मन में कि हमको नहीं बनानी चाहिए? एक्चुअल में देखिए, मैं एक भारतीय हूँ सबसे पहले तो, और मुझे लगता है कि जब मैं अपने गांव में रहता था तो अपने गांव के बारे में सोचता था। जब बाहर शहर में आ गया, लखनऊ में पढ़ने आ गया, तो लगा ये लखनऊ मेरा शहर है। और जब मैं आज पूरी दुनिया में घूमता हूँ तो मुझे लगता है पूरा देश मेरा है। बंगाल मुझसे अलग नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं तो मुंबई में रहता हूँ और बंगाल से मेरा क्या लेना देना, तो ये बहुत छोटी मानसिकता है। बंगाल मेरा अपना है, इस देश का हिस्सा है, और बंगाल में नहीं नहीं, मेरे बहुत हिस्सा सारे। है हमारा। जी। हमारा कहने का मतलब ये था, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप बंगाल में फिल्म नहीं बना सकते, हिस्सा नहीं बना सकते। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो एक आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि एक एजेंडे के तहत चीजें की गई हैं, तो एक फिल्म बनाने के पीछे, फिल्म लाने के पीछे मंशा क्या होती है, हम ये पूछ रहे हैं। मेरी मंशा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला मैं जो आपको इंडिकेट करना चाहूँगा, आप खुद समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो त्राहिमाम मचा हुआ है पिछले कई सालों से, कई दशकों से जो त्राहिमाम मचा हुआ है, उस पर बंगाल के अंदर किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई है कि 2 मिनट का एक कोई डॉक्यूमेंट्री भी बना दे, बिकॉज़ ऑफ इतना डर, इतनी दहशत। दूसरी बात ये है कि बंगाल, मैंने जैसा कभी पहले भी बताया कि बंगाल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है अभी तक। तो आखिर ऐसी कौन-सी वजह है कि जिस पे आदमी बोल नहीं पा रहा है, कुछ लड़ नहीं पा रहा है, अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है? तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी आवाज़ का हिस्सा बनना चाहिए। मुझे इस देश का जो एक नागरिक होने के नाते, एक फ़िल्म मेकर होने के नाते जो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मुझे उस आवाज़ को उठाने में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर एक छोटी-सी घटना आपको बताऊँगा। मेरी फ़िल्म में एक बंगाली सॉन्ग है, और मैंने सोचा बंगाली सॉन्ग है तो बंगाली सिंगर ही गाएगा तो अच्छा रहेगा, और मैंने एक बंगाली सिंगर से उस गाने को डब किया। लेकिन जब उस बंदे को ये पता चला कि ये द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का गाना है जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रही है, वो लगातार 1 महीने तक मेरे ऑफ़िस में आता रहा और बोला, सर मेरा गाना हटा दीजिए। तो जिस स्टेट में इस तरह की चीज़ें हों, जहाँ पर कला को लेकर, जहाँ पर आपकी अभिव्यक्ति को लेकर ऐसी बातें होती हों, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग जॉब है, और मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और मैंने इस फ़िल्म के लिए रिसर्च करना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे एविडेंस मैंने निकाले, मानवाधिकार से, पुलिस स्टेशन से, कोर्ट से, और उसके बाद सब चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने इस फ़िल्म को बनाया। तो क्या जो आप कह रहे हैं कि स्वतंत्रता, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ लिविंग है, रहने की स्वतंत्रता, क्या सिर्फ हिंदुओं को होनी चाहिए, मुसलमानों को नहीं होनी? बिल्कुल होनी चाहिए। हम राष्ट्रवादी मुसलमानों के हमेशा सपोर्ट में रहे हैं। लेकिन हाँ, विदेशी लोग आकर अगर हमारा संसाधन, हमारे मुस्लिम भाइयों के, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनका अगर संसाधन वो खाते हैं या उनके संसाधन का हनन करते हैं, तो ये गलत है। और ऐसे जो हमारे देश के जो मुस्लिम, जो सिर्फ़ मुस्लिम होने के नाम पर, कि वो भी मुस्लिम अगर उनका सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनका समर्थक नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे देश का जो मुस्लिम है, वो अगर वो सोचता है कि नहीं, रोहिंग्या मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन वो हमारे देश के नहीं हैं, वो विदेशी हैं, तो वो मैं इनको मानूँगा, हाँ, वो असली मुसलमान है। क्योंकि मातृभक्ति देश में, जो उसमें इस्लाम में भी कहा गया है कि जो आप जहाँ पर रहते हो, उसके लिए आप कर्ज़दार हो, वो मिट्टी आपकी माँ है, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं। अगर आप उसके बावजूद, जो बाहर से लोग आते हैं, जो खून और खराबा पैदा करते हैं और समाज में मार-काट मचाते हैं आकर, जब उनको खाने की रोटी नसीब हो जाती है, ऐसे लोगों का सिर्फ़ इसलिए सपोर्ट करना कि नहीं वो मुस्लिम हैं, तो मैं भाई इसके खिलाफ़ हूँ। यानी आपका कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा। ऑफ़ कोर्स, बहुत पहले से। हम्म। बहुत पहले से किया जा रहा है, और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी तरीके से। और मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, मान लो वोट बैंक बढ़ाकर हम सोचे कि हम बहुत दिन वोट बैंक, जैसे मान ली ममता दीदी हैं हमारी, दीदी से तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मान लो वो सोचते हैं कि जैसे हमने वोट बैंक पूरा खड़ा कर लिया, बहुत बड़ा हमारे पास वोट बैंक हो गया और हम कभी हारेंगे नहीं। लेकिन ये बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिस दिन कोई बड़ा मुस्लिम लीडर खड़ा हो गया, उस दिन कोई नहीं बचेगा। फिर वही हाल होगा कि दीदी को भी वहाँ से बंगाल छोड़कर भागना पड़ेगा, जैसे शेख हसीना अपने यहाँ से भागी हैं। बिकॉज़ ऑफ, छोटी-सी बात अभी आपको इसी इलेक्शन बताऊँगा, मुर्शिदाबाद से हमारे अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और मुस्लिम के सबसे बड़े हितैषी थे अभी तक वो। आप सोचिए कि उन्होंने पीछे 25 साल से लगातार वहाँ पर रहे, और उनको मतलब ये इतना ज़्यादा वो सपोर्ट करते, इतना ज़्यादा पब्लिक में काम करते थे, रात-दिन काम करते थे वहाँ के लिए। और मुझे लगता था कि वो जो वहाँ पर 70-80% जो आबादी चूँकि मुस्लिम है, और वहाँ पर एक कोई हिंदू सांसद अगर होता है या किसी पार्टी से, तो ये बड़ी बात है। अधीर रंजन चौधरी बहुत लोकप्रिय नेता थे, लेकिन जैसे ही एक गुजरात का एक आदमी, एक खिलाड़ी गुजरात का, यूसुफ पठान अगर वहाँ पर उतार दिया जाता है, जो गुजरात में रहता है, बंगला भी बोलने में, तो बंगला बोल भी सकता हूँ टूटी-फूटी, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, ना कभी गया भी नहीं होगा वहाँ पे। मैं तो इतने साल रहा हूँ,
लेकिन उसको जैसे उतारा जाता है तो सारा मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है और अधीर रंजन चौधरी जी एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आखिर ये क्या था, उनकी कहाँ से सेवा में कमी रह गई, क्या उन्होंने नहीं किया। लेकिन बात यहाँ पर जहाँ पर कट्टरवाद की आती है वहाँ पर सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। तो ये जो कट्टरवादी सेना खड़ी हो रही है वेस्ट बंगाल में, ये आने वाले समय में किसी एक तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, जहाँ पर कोई बड़ा लीडर आएगा। अभी जैसे ओवैसी साहब हैं, लेकिन ओवैसी साहब के बारे में पता है कि वो इफेक्टिव नहीं है वहाँ पर, इसलिए भी उनके बारे में कोई बात नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अगर लगेगा कि नहीं ओवैसी साहब भी वहाँ पे जीतने के कगार पे हो जाएंगे, वहाँ पर कोई ममता बनर्जी नहीं खड़ी हो पाएगी, ये तय है। तो कहा तो ये जाता है कि ओवैसी बी टीम है बीजेपी की। पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम भाई इस बारे में। हाँ, लेकिन कहीं की बड़ी वोट कटवा जैसी भूमिका वो निभाते हैं, तो लोग बोल सकते हैं भाई, लेकिन मैं कोई इतना ज़्यादा पॉलिटिकल वो नहीं है मेरा कोई ना कोई मैं इतना बहुत गहराई तक जानता हूँ। लेकिन हो सकता है कि हूँ भाई, मुझे इस बारे में मैं हाँ या ना में कोई स्पष्ट मेरे पास इसका जवाब नहीं। तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड मौजूदा वक्त में 2 हिस्सों में बँटा हुआ है? 2 हिस्से ऐसे हैं जिसमें 90% जो है, जो हमारे देश के खिलाफ, संस्कृति, संविधान के खिलाफ और सनातन के खिलाफ काम करते हैं, वो 90% है। 10% में हम जैसे गरीब और संघर्ष करते हुए लोग हैं, जो चाहते हैं कि एक्चुअल चीज़ें सामने आएँ और ना किसी विदेशी मुल्क से आया हुआ पैसा उनके पास है, ना कोई आइडियोलॉजी उनको बताई जाती है कि ये पैसा ले लो और इस आइडियोलॉजी पे काम करो। तो 90% जो अलग हुए हैं, वो यही है जिनके पास ये था कि एक ख़ास पैटर्न पे काम करना है उनको, ताकि जो उनका एजेंडा है वो बना रहे, क्योंकि फ़िल्में लोग देखते हैं तो कहीं न कहीं दिमाग में उसका असर होता है। और 10% अभी लोग जागृत हुए हैं, धीरे-धीरे वो आ रहे हैं, वो अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना फंडिंग है, ना उनको कोई पैसा देने वाला है। वो इधर-उधर से कहीं न कहीं इसको जोड़-जाड़ के जो कुछ बना पाते हैं, टूटा-फूटा कर रहे हैं। लेकिन 2 धड़े बिल्कुल नहीं हुए अभी। 2 धड़ तब होंगे जब 50-50% हो जाएँगे। अभी 10% है सिर्फ़, और 90% अभी वो लोग हावी हैं। लेकिन वो लोग क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि उनके पास अब कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं बचा, नई चीज़ें नहीं बची, वो नकल करना चाहते हैं, वो लॉबी में बंधे हुए हैं, उनको कोई नया आर्टिस्ट नहीं, नया नया लेखक नहीं चाहिए, नया निर्देशक नहीं चाहिए, वो अपनी अपनी कुएँ में और डूबते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद इधर 3-4 सालों में फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल हुआ। मतलब मेरी नज़रों में, मैं 30 साल से हूँ, मैंने देखा 30 साल में इतना ज़्यादा डाउनफॉल हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का कभी नहीं हुआ, जहाँ पर 90% मेरे ख़्याल से चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जो 10% है, वो खाली ओटीटी की वजह से, इस वजह से लोग फ़िल्में बना रहे हैं। लेकिन जो 3 क्लास की फ़िल्में बनती थी, उसमें अब कोई क्लास ही नहीं बचा है। एक कोई छोटी-मोटी फ़िल्म भी आप अच्छी बनाते हैं, तो भी चल जा रही है, और बड़े-बड़े करोड़ों, 300-300 करोड़, 400-400 करोड़ की फ़िल्में, जिसमें ह आसमान में ही पूरी फ़िल्म ख़त्म हो जा रही है। हवाई जहाज़ में शुरू हुई और वहीं उपग्रह पे ही ख़त्म हो गई, उसको लोग नकार दे रहे हैं। अरे थोड़ा-सा ज़मीन पे उतार आओ, थोड़ा-सा धरातल पे काम कर लो भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, वही फ़िल्में अंदाज़, वही लात मारेंगे धरती फट जाएगी, एक बम मारेंगे तो 10 आदमी फट जाए, कहाँ तक देखेगा आदमी? थोड़ा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं लोग, इसलिए बॉलीवुड आज बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। फ़िल्में ना के बराबर बन रही हैं, और वो जो बन रही हैं वो नकलची बन रही है। साउथ की कॉपी मार लो, यहाँ की कॉपी मार लो, मलयालम की ले लो, हॉलीवुड की उठा लो। अरे अपना दिमाग भी तो उठा लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग है नहीं। तुम पिज़्ज़ा, बर्गर खाओगे और रिसर्च करोगे बैठ के कंप्यूटर पे। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की रिसर्च कंप्यूटर पे बैठ के नहीं हुई है, ये ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है, और उस ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है जहाँ पर एक आदमी लेबर की तरह से काम कर रहा हो। आप ये समझ लीजिए। तो मैं ये चाहूँगा कि बॉलीवुड हमारा, चूँकि हम उसी बॉलीवुड से हैं और खतरे में है आज वो, खतरे में का एकदम एंड स्टेज पे आ गया है, चीज़ें धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि मुझे सिनेमा बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। मैं चाहता हूँ बॉलीवुड अच्छा हो और अच्छी फ़िल्में बने, किसी एजेंडे के थ्रू फ़िल्में ना, मैं तो उनको एजेंडा फ़िल्में मानता हूँ जो 90% वाले लोग हैं। वो एजेंडे के तहत काम करते हैं, हम लोग सच बोलने वाले लोग हैं जो 10% हैं। अभी पश्चिम बंगाल में एक रेप और मर्डर का एक बड़ा भयावह विभत्स पूरे देश के डॉक्टर्स और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है इसका विरोध कर रहा है। इस पे एक तस्वीर आई जहां बीजेपी की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया और एक देखा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस को पीटा मारा जा रहा है। ये तो रिएक्शन है, और मेरे ख्याल से जब इंसान का एक एक एक्सट्रीम लेवल पे सीमा क्रॉस कर जाता है कोई इंसान, और उसको लगता है कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अब आप ये बताइए, आपके साथ, आपके आसपास अगर ऐसी घटना हुई हो जहाँ पर इतना विभत्स कांड, जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। सिनेमा वाले तो कल्पना करते हैं ना, कि मार दिया, पेट में चाकू मार दिया, आंखें निकाल दी, वो सब। लेकिन जिस इतना विभत्स कांड उन राक्षसों ने किया, इसकी कल्पना करना भी मतलब समझ से परे है, अनएक्सपेक्टेड है। और उसके बाद एक सरकार और वहाँ की पुलिस मिलकर इस मुद्दे को जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई, तो आदमी के अंदर ज्वारा नहीं होगा क्या? ज्वर नहीं आएगा? कैसे नहीं जलेगा इंसान कि ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा कांड हो गया, और पुलिस और शासन वहाँ को उसको लीपा-पोती पे लगा हुआ है।
तो ये तो जो मैं बोल रहा हूँ कि मार रहे काट रहे थे, ये तो कम ही था, ये तो कम था। पब्लिक का रिएक्शन तो और इससे बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि जो जो इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, वहाँ की सरकार है, अरे तुम जो अगर अगर सरकार वहाँ पर अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, अपना न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, तो जनता कहाँ जाएगी? और जनता के साथ आप अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश कर रहे हो। एक पागल को लाके बिठा दिया, बोले इसने रेप किया है, बताइए। जबकि इतना जघन्य अपराध हुआ, जब बाद में पता चला कि उसके पेट से कितना सारा, मतलब 150 ग्राम मुझे सुनने में जो आया कि उसे स्पर्म मिले हैं। तो आप सोचिए कितने लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया होगा और क्या हुआ होगा उसके साथ। एक-एक पल मरने के लिए वो किस तरह से तड़प रही होगी डॉक्टर, आप उसका दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग जो इस तरह की चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर खुद एक राक्षस है और वो चाहते हैं कि खाली सत्ता में बने रहें बस। उनके अंदर इंसान नाम की तो चीज़ नहीं हो सकती। यूपी पे थोड़ा चलते हैं। पिछली साल नवंबर में एक बीएचयू की छात्रा थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ। वो अपने एक दोस्त के साथ आ रही थी, गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के बाद आरोपी, जब मामला बड़ा हुआ तो आरोपी वहाँ से भाग गए। भागने के बाद आरोपियों को पकड़ने में 60 दिन लग गए। अब 7 महीने बाद आरोपी, दो उसमें से 2 आरोपी, 3 आरोपी थे, 2 आरोपी छूट गए हैं। और ये बीजेपी के आईटी सेल के में काम करते थे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये गलत है। वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, अपराध तो अपराध है। इसके बारे में मैं कोई उनके सपोर्ट में बोलूँ या बोलूँ कि नहीं बहुत अच्छा किया तो उन्होंने, भाग गए थे बीजेपी, अरे बीजेपी क्या मतलब भाई? बीजेपी से क्या मतलब? इंसान की जहाँ तक बात है, अपराध तो अपराध है ना। वो पार्टी में किसी पार्टी का स्पीकर थोड़ी कि मैं बोलूँ नहीं बहुत अच्छा किया था, या उसमें कोई मैं नया-नया आइडिया बताने लगूँ कि नहीं लड़की ने उकसाया होगा बलात्कार करने के लिए, जैसे लोग करते हैं। मैं बोलता हूँ कि इतना जघन्य अपराध है, अगर इतनी लेट से उनको पकड़ा गया है, तो ये किसी भी सरकार के लिए हो, चाहे बीजेपी के लिए हो, चाहे कांग्रेस के लिए, कोई भी हो, ये शर्मनाक है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी, अगर महिलाओं के तौर खास तौर पर जो अपराध होते हैं, उनमें तो हमें अपने कानून में संशोधन करके, बदलाव करके और बहुत रिस्ट्रिक्ट ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे मतलब जो इस तरह की चीज़ों से बच के निकल जाते हैं लोग, वो भी। और दूसरी चीज़, शासन व्यवस्था भी हमारी मजबूत बहुत होनी चाहिए। हालाँकि इस वक़्त उत्तर प्रदेश में बहुत शासन व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर उस वक़्त भी अगर 7 महीने लगे उनको ढूँढने में, तो ये सरकार का फेलियर है और ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। यूपी में एक बुलडोजर नीति चली, हाँ, हाँ, अभी भी हाँ। है। हाँ, हाँ, जी, उसको जी। कैसे देखते वो हैं? तो अच्छी है सर। हुँ? वो तो फ़ेवरेट है, और बाबा का बुलडोज़र पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल उस पे रोक लगा दिया है। ठीक है, लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के तो खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो बुलडोज़र जो चलता था, वो किसी का घर नहीं गिराता था सर। वो बुलडोज़र इसलिए चलता था कि जहाँ पर अवैध ज़मीन पर जिस आदमी ने कब्ज़ा किया होता था, वो अवैध ज़मीन को ढहा देते थे। तो इतना अधिकार तो राज्य सरकार को बनता है। नहीं, नहीं, आप को मैं बता दूं कि कई ऐसे घर ढहे गए जिनके सिर्फ आरोप हैं, आरोपी के घरों को ढहा दिया गया। और आपके मध्य प्रदेश तमाम उदाहरण है कि एक आरोपी के घर को ढहा दिया गया, उसकी सजा उनके माँ बाप भुगत रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप किस आधार पे, मान लो कि किसी बाप का 2 बेटे हैं, उसमें से एक नालायक हो सकता है, एक बिगड़ैल हो सकता है। अब उस बिगड़ैल की सजा उसके परिवार को क्यों मिले? किस आधार पे आप उसके घर को ढा रहे हैं? बिल्कुल सही है। इसमें देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे लगता है कि हमारे देश का कानून बहुत ही सॉफ्ट है। लचर तो कहूँगा तो थोड़ा और अलग बात हो जाएगी, लेकिन सॉफ्ट है। इस सॉफ्टनेस की वजह से लोग क्राइम करने से कभी भी घबराते नहीं। उनको लगता है कि अभी चलो 2 दिन बाद हमारी ज़मानत हो जाएगी। तो कम से कम ऐसे लोग, जैसे आपने कहा परिवार कैसा, अगर परिवार का हिस्सा है वो आदमी और वो क्रिमिनल है, तो उस परिवार की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उसको सुधारा जाए। अगर ऐसे में बुलडोज़र चलता है, तो उस परिवार की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना वो क्रिमिनल की है। क्योंकि क्रिमिनल को अगर बढ़ावा भी देते हैं आप, तो भी एक हिसाब से देखा जाए तो आप क्रिमिनल हैं। और दूसरी बात, जैसे प्रॉपर्टी को जिस तरह से नष्ट किया जा रहा था बुलडोज़र चला के, तो थोड़ा-सा ये लगता था कि हाँ, चलो कानून का एक दहशत, कुछ डर तो होगा इंसान के अंदर। वो डर पैदा करने में बुलडोज़र ने बहुत अच्छा काम किया है, और तभी नहीं तो आज तो उत्तर प्रदेश का कितना बुरा हाल हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ें हैं, और माननीय जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उसके खिलाफ मैं तो, मेरी अपनी सोच है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कानून व्यवस्था में एक थोड़ी-सी दहशत ज़रूर होनी चाहिए। नहीं तो लोग ऐसे ही कानून का मज़ाक उड़ाते रहेंगे, और बुलडोज़र बहुत अच्छा काम इसमें कर रहा है। अभी भी एक कई जगह बड़े-बड़े राइटर्स, लेखक का मानना है, या जो अपना ओपन विचार देते हैं, ओपिनियन देते हैं, उनका मानना है कि पिछले 10 साल की राजनीति अगर हम देखें भारत की, तो मुसलमान बहुत डरा हुआ है। अरे बाप रे! अच्छा, जी, जी। हुँ। मेरे मेरे आस-पास तो लगभग 80% मुस्लिम लोग ही हैं,
और मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, घुल-मिल के रहते हैं। इस फ़िल्म में भी जो मैंने फ़िल्म शूट की, इसमें भी लगभग सारे हमारे एक्शन डायरेक्टर यामीन खान साहब मुस्लिम, म्यूज़िक डायरेक्टर मुस्लिम। बस इस तरह से अच्छा, ये जो डरने वाली बात है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि उनको तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास 56 कंट्री है, हमारे पास छ डरा हुआ तो हिंदू है। उसको डरना चाहिए कि तुम कहाँ जाओगे भाग के। अगर बांग्लादेश वाला हाल होगा तो कहाँ भागोगे तुम? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो एक्चुअल में जो डर है, वो हिंदुओं को होना चाहिए, लेकिन अगर ये जो कहा जाता है, ये एक नरेशन है, नैरेटिव बनाया जाता है जो वामपंथी और विपक्षी पार्टियाँ, जो भाजपा के अलावा जो पार्टियाँ हैं, वो ऐसा नैरेटिव बनाती हैं कि डरो, अगर नहीं भी डरे हो तो डर जाओ और एकजुट हो जाओ, हमको वोट दे दो। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्रवादी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, मुझे तो नहीं कहीं सुनने में आया कि कोई ऐसा डरा हुआ हो। ये कांग्रेस के लोग बोलते होंगे, टीएमसी के लोग बोलते होंगे और ये अखिलेश यादव बोलते हैं कि डरा हुआ है, मुस्लिम डरा हुआ है, ताकि जो नहीं डरा वो भी डर जाए और लाल टोपी पहन ले फटाक से। तो ये तो गलत है, मतलब मुझे नहीं लगता सब लोग काम करें। समाजवादी विचारधारा सही नहीं है। पता नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम विचारधारा समाजवादी क्या है, उनका बायलॉज क्या है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वो तुष्टिकरण करते हैं, ये मैं जानता हूँ, जो मैं इसके खिलाफ रहता हूँ बीजेपी हमेशा। तुष्टिकरण नहीं करती। कभी नहीं करती, हम्म? कभी नहीं, अगर मुस्लिमों को धमकाना, कभी नहीं मुस्लिमों को धमकाया। नहीं, नहीं, करना। कभी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टेटमेंट आपने सुना था लोकसभा हाँ, चुनाव में जी, जी। कि अगर कांग्रेस आ गई तो आ आपका मंगलसूत्र उठा के अरे! चली जाएगी। आप इससे पहले ओवैसी का सुन लीजिए कि ये सरकार हट जाएगी तो क्या होगा तुम्हारा, योगी बाबा चले जाएँगे अमेरिका तो क्या होगा? इस पर भी बात होनी चाहिए ना, तो वो तो अलग एक तो मुद्दा वैसे तो है। बी टीम माना जाता है ना बीजेपी नहीं, का। नहीं, तो आप वो बोल क्या रहे हैं? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो क्या हो जाएगा? ये सब चीज़ें भी था, वो तो उन्होंने तो जो कार्रवाई बात कही। क्यों नहीं होती उन पे? कार्रवाई इसलिए बताया ना कि हमारे यहाँ का जो कानून बहुत सरल है, लचर है और स्ट्रॉन्ग कानून, बुलडोज़र चलना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। बुलडोज़र वाला कानून होना चाहिए हमारे यहाँ। कि जिस पे चलो चढ़ा दो बुलडोजर। नहीं, नहीं, अब कम से कम डर तो रहे लोगों में, एक दहशत तो रहे कि हाँ भाई, गलत करूँगा तो हमारा नुकसान होगा। और परिवार को, लोगों को भी डर रहे कि भाई हमारे घर में कोई बिगड़ने ना पाए, नहीं तो घर भी हमारा रह जाएगा। तो परिवार के लोग अपने लोगों को सँभाल लेंगे, मेरा तो ये सोचना है। जी, यानी कि देखिए, राजनीति का जो नज़रिया होता है, जी, जो मौजूदा वक्त की राजनीति है या जी। पिछले अगर भारत के इतिहास को भी हम देखें, तो भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और सेकुलर से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर, मैं कहूँगा अगर सेकुलर राष्ट्र था तो इस देश का बँटवारा क्यों हुआ? पहली बात। दूसरी बात, अगर सेकुलर है तो आज जो हो रहा है असम में, जो बंगाल में और जो कश्मीर में हुआ, उस पर हमारे जो सेकुलर लीडर हैं, इन्होंने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं कभी किया? और ये कभी क्यों नहीं बोलते कि नहीं, कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए? एक भी कोई सेकुलर पार्टी जो अपने आप को सेकुलर बोलती है, अगर वो बोल दे कि हाँ, हम कहते हैं कि चलो कश्मीर में वापस इन लोगों को बसाया जाए और भाईचारा बनाया जाए। ये सेकुलरिज़्म, मैंने जैसे आपको बताया ना, एक बीमारी है। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो हिंदुओं के अंदर डालने की कोशिश की गई, ताकि तुम सेकुलर बने रहो और तुम्हारा वाट लगता रहेगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तुम्हारा सफाया होता रहेगा, क्योंकि तुम्हें यही पता है कि तुम सेकुलर हो। लेकिन दूसरी जगह, वहीं पर जहाँ पर फंडिंग देकर मदरसे हैं, जहाँ पर बम ब्लास्ट सिखाया जाता है, जहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं, वो एक अलग आइडियोलॉजी है। और ये दोनों आइडियोलॉजी तब तक नहीं मैच करेंगी जब तक इनको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा। मुख्य धारा का मतलब एजुकेशन, आज की एजुकेशन उनको पढ़ाया जाए, चीज़ें बताई जाएँ कि जो चीज़ें हमारी धार्मिक कट्टरता है, उसके अलावा भी एक इंसानियत है। मुझे लगता है जब ये बात समझ में आएगी पब्लिक, तब हमारा देश इकट्ठा होगा। जब मदरसे वाली पढ़ाई और वहाँ पे जो नफ़रत फैलाने वाली पढ़ाई पढ़ेगा एक आदमी और दूसरा आदमी बोलेगा मैं सेकुलर हूँ, तो कितने दिन आप रहोगे बताओ? नहीं, मदरसों में जो आप कह रहे हैं कि मदरसों में कट्टरता, उसको देखेगा कौन? सरकार का काम है देखना। जी, बिल्कुल काम है और सरकार इस मामले में फ़ेल हो रही है, तो मुझे सरकार से शिकायत है और सरकार को ऐसी चीज़ों पे लगाम, अभी भी आप 4-5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, नकली नोट मदरसे में छप रहे थे, अभी मैंने न्यूज़ में देखा। और उसके साथ-साथ जो सरकारी जो सरकारी सिलेबस है, वो तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनका अपना जो आइडियोलॉजी है, वो उसमें भी परोसा जा रहा है। अब इसके लिए सरकार या तो भई कैमरे लगाओ, देखो वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है और इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो ये जो खेप आ रही है ना, ये आने वाले समय में कट्टरता ही फैलाएगी और उससे हमारे देश को नुकसान है। अब फ़िल्म पे थोड़ा बात कर लेते हैं चलते-चलते। जी। फ़िल्म में क्या है? फ़िल्म में वो सारी चीज़ें हैं जो वामपंथियों को और अखिलेश यादव जी को और जो तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, नेता राहुल गांधी जी को बुरी लगेंगी। बुरी नहीं लगेंगी, उनको लगेगा सच बोला है, लेकिन ऊपर से तो दिखाएँगे, अरे! ये गलत हो गया, अरे! ये गलत है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो जिस पर अभी किसी ने बात नहीं की आज तक। वो सब मुद्दे हैं जिस पे बंगाल में अगर बोल दो तो आँखें फोड़ दी जाएँगी, ज़बान खींच ली जाएगी और खाल निकोल ली जाएगी, खून बहा दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें मैंने इस फ़िल्म में रखी हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि सीएए एनआरसी की क्यों ज़रूरत है हमारे देश में। क्योंकि बंगाल बांग्लादेश के सटा हुआ है और बांग्लादेश में आपने अभी देखा कि क्या हुआ है। वहाँ पर सिर्फ़ 1-2 क्लिप आप लोगों ने देखी, जो इंटरनेट बंद होने
के पहले की थी, लेकिन जब वहाँ पर महीने भर 15 दिन इंटरनेट बंद रहा, उस बीच वहाँ के हिंदुओं का क्या हाल हुआ, वो हमारी फ़िल्म का एक हिस्सा है। हमारी फ़िल्म का हिस्सा ये भी है कि पहले जो 2-3 मुल्क बँटे इधर हमारे देश से कटकर, वहाँ पर हिंदुओं की आबादी 25% हुआ करती थी, अब 2-4% बची है, तो 20% लोग कहाँ चले गए, ये हमारी फ़िल्म का मुद्दा है। और फ़िल्म पूरी तरह से, ये आप नहीं कह सकते, एक फ़िल्म है और एक किसी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है और लोग उसको देख रहे हैं। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो वामपंथी भौंक रहे हैं, छोटे-छोटे चैनल जो ₹2 में खुल जाते हैं और उस पे बैठकर लोग जो हमारी फ़िल्म के बारे में रिव्यू दे रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे नहीं दिए हम लोगों ने, हमारे पास उतना संसाधन है नहीं। तो वो लोग जो भौंक रहे हैं वामपंथी और जो सेकुलर कीड़े, वो जाकर एक बार थिएटर से बाहर जो निकल रहे हैं लोग, उनकी एक बार प्रतिक्रिया जान लें खाली बस। उसी की बदौलत आज हमारी फ़िल्म लगातार ग्रोथ करती चली जा रही है और ये जो कीड़े हैं, ये भौंक रहे हैं। एक बिलची हत्याकांड हुआ था बिहार में, हाँ, जहाँ दलितों के एक पूरे गांव को जला दिया गया था सवर्णों द्वारा। हाँ। ये गलत है। ऐसा तो कभी, ये मानवीय हमारा जो एक वो है बिहेवियर है, उसके बहुत खिलाफ है और ऐसी किसी भी चीज़ की बहुत निंदा नहीं होना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि ऐसे कठोर कानून होने चाहिए ताकि लोग इस तरह का किसी भी कृत्य से बचें, क्योंकि दलित हमारे लिए आज की तारीख में नहीं, शुरू से ही, क्यों हमारे लिए, मैं तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लिए पूजनीय पूजनीय इसलिए हैं कि उन्होंने सवर्णों का, मतलब ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, अपने से ऊपर जितनी भी जातियाँ थीं, उनका भी अत्याचार सहा, साथ ही साथ मुगलों का भी अत्याचार सहा, उसके बावजूद भी वो हिंदू धर्म में बने रहे। इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अगर असली हिंदू कोई है तो वो दलित है, मेरे हिसाब से तो यही है। मेरा अपना जो सोचना है। आरक्षण को लेकर क्या सोच है आपकी? आरक्षण गलत है, आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण नहीं होना नहीं, चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? ज़रूरत के आधार पे होना चाहिए। ये जाति जाति में थोड़े ना होता है कि ये जाति है तो यही भूखी है, भूख तो सबको लगती है। आरक्षण आरक्षण कोड है सर इस पूरे विश्व के लिए, अगर आरक्षण कुछ होता है तो मैं उसको आरक्षण जाति के आधार पर नहीं दिया गया है। हाँ, तो अच्छी बात है। अगर ज़रूरत के आधार पर हो तो सबसे अच्छी बात है। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं दिया, जैसे आपने कहा ना अभी कि इतने अत्याचारों के बाद भी अगर वो बने रहे, तो आरक्षण तो उसी के आधार पर दिया गया ना तो कि अब तो बौद्धिक। मैंने तो अत्याचार नहीं किया, मेरे साथ क्यों अत्याचार हो रहा है? मैंने तो किसी के साथ नहीं गलत किया, तो मुझे क्यों नहीं वजीफ़ा मुझे क्यों नहीं मिलता? अगर मैं ज़रूरतमंद जहाँ पर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे चीज़ें क्यों नहीं मिली? मैं जिस नौकरी के लिए एलिजिबल था, उस नौकरी में मुझे क्यों नहीं रखा गया? मैं क्यों चला गया फ़िल्म लाइन में? क्यों मुझे जाने दिया गया? मैं तो चपरासी की नौकरी चाह रहा था कि मुझे मिल जाए भैया किसी तरह से। साइकिल चला लेता हूँ, दिखा भी दिया साइकिल चला के, सबसे आगे था मैं। मेरे नंबर भी सबसे आगे थे, लेकिन इसलिए कि मैं सवर्ण था, इसलिए मुझे हटा दिया गया, नहीं रखा गया। साइकिल चलाने की भी नौकरी मुझे नहीं मिली। तो ये तो एक इंसानियत के खिलाफ है। जो बात है वो सच यही है कि रिज़र्वेशन तो नहीं होना चाहिए देश में। रिज़र्वेशन उसको मिले जो ज़रूरतमंद हो। जो पुराने लोगों ने गुनाह किया है, हमारे परदादा ने खून करते थे, ये करते थे, भाई हमने तो नहीं किया खून भैया, हमको तो माफ़ कर दो, हम तो सबके हाथ पैर ही जोड़ते हैं, हम तो सबके पैर छूते हैं, तो हमें क्यों ऐसी सज़ा दी जा रही? ये कलंक है आरक्षण, नहीं होना सच चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या अपील करेंगे? यही है कि सब बराबर हो और जो ज़रूरतमंद हो, चाहे किसी भी जाति का हो, और ये जो जाति वाला जो चक्कर है ना, ये हमारे देश को बहुत घटिया तरीके से लेके जा रहा है। वोट बैंक में जो तब्दील हो रही हैं जातियाँ, कि फलाँ जाति के बारे में जल्दी बोलो, नहीं तो ये वोट बैंक कट जाएगा, उसके बारे में जल्दी बोलो। बस कोई भी पार्टी हो, बड़ी से बड़ी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी हो, सब इसी चक्कर में पड़े हुए। ओबीसी सबसे बड़ा है तो भैया इनको सबसे ज़्यादा सहूलियत दो। ये कब तक चलेगा यार? अरे इंसान बनो यार, इंसान को पहचानो। जिस दिन इंसान बन जाओगे, किसी भी जाति धर्म का हो, ज़रूरतमंद है, उसको आप सपोर्ट करो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितने बड़े पोस्ट हैं सेक्रेटरी के तौर पे, उसमें 99% सवर्ण है। वहाँ ना दलित है, ना ओबीसी है, पहुँच ही नहीं पाता। तो किसने किया? ये तो कांग्रेस की देन है। ये तो शुरू से कांग्रेस की देन है। क्यों नहीं पहुंच पाता? जब रिजर्वेशन है तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि भाई जो आदमी जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है वहाँ तक जा रहा है। अब लोग बोले कि फिल्मों में भी रिजर्वेशन दे दो, तो फिल्म में अगर रिजर्वेशन हो जाएगा तो फिर इसका मतलब चिराग पासवान जी यहाँ के सबसे बड़े सुपरस्टार होंगे हमारे यहाँ के, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? भाई कहीं तो ऐसी जगह दो जहाँ पे आदमी भीख मांग रहा है, बोले अरे बहुत टैलेंटेड भीख मांग रहा है, इसी को सबसे ज़्यादा भीख मिलती है। भाई उसका मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी तो अपनी जो दुकान उनकी ख़त्म हो रही है, बंद हो रही है, उसकी किसी तरह से अंतिम फड़फड़ाती हुई वो लौ है, वो उसको जलाना चाह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण कराओ, जल्दी जनगणना कराओ, ताकि किसी भी तरह से जो 70% वोटर है उनसे खुश हो जाए और उनकी तरफ चला जाए। जैसे अभी इस बार भी यही हुआ कि कॉमन सिविल कोड आ रहा है, सारे रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे। ऐसा अफवाह फैला करके जो है, जितनी अच्छी सरकार जो काम कर रही थी उस सरकार को आधा कर दिया इन लोगों ने। जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। नहीं है, नहीं।
गरीबी की जनगणना होनी चाहिए। इतने गरीब हैं, इतने अमीर हैं, इतने मिडिल हैं। तो कैसे आपको पता चलेगा कि हम जो सोशल जस्टिस के काम कर रहे हैं उन हाँ। कामों को कैसे इम्प्लीमेंट देखिए, करेंगे? इम्प्लीमेंट का तरीका यही है, आप 3 कैडर बनाइए, अपर, मिडिल, लोअर। लोअर कैटेगरी के जो लोग जिनको दिन में 1 बार ही खाना मिल पाता है, 2 बार नहीं मिल पाता है, हमको उन पे काम करने की ज़रूरत है। मिडिल क्लास में चलो आदमी रगड़ घिस करके किसी तरह से जी रहा है, खा रहा है, चल रहा है। अपर क्लास वाले भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमेशा गरीबों की बात होती है, मैं तो चाहता हूँ अमीरों को भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अमीर अगर हैं, उनका टैक्स आता है, उनके टैक्स से हम लोग चलते हैं। तो अमीर कोई बनकर उन्होंने अपराध नहीं किया है कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, अरे अमीर अमीर जैसे चिल्ला रहा है ना पूरी दुनिया में। अरे भाई, उनके बारे में भी सैल्यूट करो उनको। मैं तो ये बोलता हूँ, उनके टैक्स से उन्होंने बिजनेस किया है, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, उनकी बिजनेस से आज देश चल रहा है, संसाधन चल रहे हैं, रक्षा चल रहा है, हर एक चीज़ जो हो रहा है, तो सैल्यूट उनको भी होना चाहिए। लोग बोले गरीबों का पैसा खा गया, गरीबों का पैसा खा गए लोग। गरीबों का पैसा नहीं होता है, गरीबों के लिए पैसा होता है। जो सरकार बजट निर्धारित करती है गरीबों के लिए, वो पैसा आता है अमीरों से ही, और गरीबों के लिए होता है। गरीबों का पैसा होता है तो गरीब क्यों रहता है वो? गरीबों के लिए पैसा आता है। तो लिहाजा ये जो 3 कैटेगरी अगर होंगी हमारे देश में, गरीब, अमीर और मिडिल, तो ही मेरे ख्याल से ये चीज़ें हो पाएँगी। नहीं तो ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे कि हम इतने ज़्यादा हो गए, वो उतने ज़्यादा हो। अब धर्म परिवर्तन जब हो सकता है तो जाति परिवर्तन क्यों नहीं होता है? हम तो ये माँग करेंगे, हम तो चाहेंगे जैसे हो जाति परिवर्तन, सबसे पहले मैं अपनी जाति बदल दूँगा तुरंत। तुरंत मैं दलित बन जाऊँगा। आप खबरें सुनते रहते हैं कि जी। दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया ये गया। सब गलत है, ये सब सुनते मैं रहते हैं? नहीं, नहीं, मैं ये जब होती होंगी मुझे लगता है कि ये वामपंथी लोग हैं, कहीं न कहीं ये सब आज तक तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। 50 साल में तो मैंने नहीं देखा कहीं कि ऐसा कुछ होता हो। छोटी-मोटी कहीं कोई खबर हो जाएगी, उसको लेके पूरा, क्योंकि उनको 70% जो 65% 70% जो वोटर है, उनको खुश करना है, उनको डराना है कि दहशत में रहो, नहीं ऐसा हो जाएगा, ये लोग ऐसा कर देंगे, वैसा तो घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, पानी नहीं भरने दिया, मंदिर में नहीं जाने दिया। सब बकवास है, कुछ भी नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। ये नरेशन होता है, इनके लोग होते हैं, एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे ये पेस्ट करते हैं। ये डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में, एक संबोधन में कहा था कि जी। आज भी जाति आधार पे कैसे भेदभाव होता है हुँ। अभी भी देखने को मिलता है। जब तक रिजर्वेशन रहेगा तब तक जाति आधार पर भेदभाव होता रहेगा। रिजर्वेशन खत्म होने के बाद समाज में समरसता आ सकती है। शादियाँ एक दूसरे में आना शुरू, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि शादियाँ जो है ना एक दूसरे में होंगी, तब हम लोग मिक्सअप हो पाएँगे। लेकिन जब जातिगत आधार पर रिजर्वेशन रहेगा तो नफ़रतें ही हमेशा रहेंगी ना। एक बच्चा बगल में बैठा हुआ है जिसको मिड डे मील मिल रहा है, दूसरा बैठा है उसको नहीं मिल रहा है। एक को फ्री किताबें मिल रही है, दूसरा फटी हुई किताबें लेके आ रहा है क्योंकि उसके घर में पैसे नहीं है। तो कैसे मिक्सअप होगा? ये रिजर्वेशन खत्म होगा तब तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। सनोज मिश्रा लिखते हैं, क्यों? इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं इसका खामियाजा भरता हूँ ना। हर जगह खामियाजा भरता हूँ, बचपन से लेकर अभी तक भरता चला आया हूँ। तो इतना लिखने का हक है मुझे कि मैं मिश्रा लिखूँ। यही दिक्कत आ रही है ना फिर। हाँ, तब तो यही दिक्कत आ गई ना नहीं कि दिक्कत आप नहीं है। लिखेंगे तो लिखूँगा आप हाँ, ऐसा लेकिन ये चीज़ें सरकार जो कर रही है, जो गवर्नमेंट है, वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। ये तो मेरा सरनेम हर आदमी लिखता है। मैं सनोज कुमार लिखता था पहले। अब मिश्रा आ गया तो मिश्रा लिख रहा हूँ। मिश्रा का मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी को पानी नहीं भरने दे रहा हूँ। मिश्रा का मतलब ये नहीं कि मैंने किसी को छूता नहीं हूँ। मिश्रा मतलब नहीं कि मैं दलितों के पैर नहीं छूता हूँ। मिश्रा होने का मतलब ये नहीं कि मैं दलितों के यहाँ नहीं जाता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ या उनकी सेवा नहीं करता हूँ मैं। मैंने आपको बोला ना कि मेरे लिए दलित इस देश का सबसे बड़ा हिंदू है। उससे बड़ा कोई हिंदू नहीं है और हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए ही मैं जीता हूँ। इतना जान लीजिए आप। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश एकजुट हो। मुसलमानों के लिए नहीं जीते आप। मुसलमानों के लिए, राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, उनके लिए मैं हूँ सदैव, और मेरे साथ रहते लोग। मेरे साथ लोग, मैं कभी नहीं कहता हूँ मंदिर में जाओ आप मेरे साथ, नहीं यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ मंदिर होके। मैं तुम्हारे मज़ार पे जाता हूँ क्योंकि हमारे धर्म में नहीं लिखा है ऐसा। मैं जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, हर मुस्लिम धार्मिक अनुष्ठान में मैं जाता हूँ, जहाँ पर नफ़रतें नहीं, लेकिन जहाँ पर वो कट्टरपंथी हैं, वो हैं समझाने वाले लोग हैं, कान तो में बोलने वाले कट्टरपंथ लोग तो हैं। दोनों धर्मों में, ऐसा तो है नहीं कि कहीं नहीं। हिंदू हिंदू में धर्म कट्टरता सही नहीं है। शुरू से रहा है, यहाँ कोई कट्टरता नहीं, कभी नहीं रही। अगर कट्टर होते तो हम लोग ये सर पटक पटक के माथा मज़ारों पे नहीं जाते। बचपन से ही मैं, खमन पीर बाबा हमको नहीं पता था कौन थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, लेकिन हमें तो बाद में पता चला ना। बचपन में हम जब 8-10 साल के थे तो हम लोग घर से पैदल जा रहे हैं। रोज़ बृहस्पतिवार को रूटीन था, जैसे मंदिर में जाना वैसे ही मज़ार पे जाना, और आज भी जाता हूँ मैं। आज भी मैं जाता हूँ, मैं तो 40 किलोमीटर पैदल जाके ज़ियारत करता हूँ जाके। मैं नाम नहीं लूँगा गो क्योंकि रक्षा के नाम पे हत्या करना ये कितना गलत है। जायज? नहीं, गलत है। गौरक्षा के नाम पे जो ये चीज़ें हो रही हैं, उससे क्या है कि सनातन धर्म बदनाम होता है। अगर ऐसी जो गलत चीज़ें होती हैं, और ऐसी नहीं होनी चाहिए चीज़ें, इनके लिए भी कठोर कानून बनना चाहिए। जो अति उत्साही लोग हैं सनातन में कि नहीं भाई ये तो गौ हत्या हो गई, ये हो गया, उसके पीछे पहले लॉजिक समझो, जानो, और उस पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
तुमको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि जाके तुम किसी की लिंचिंग कर दो। ये बहुत गलत है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद सनोज जी धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।